आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, प्रति कुलपति द्वय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ला और प्रोफेसर चंद्रकांत रागोट, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज राय, डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी और मेरे सहवक्ता डॉक्टर आनंद वर्धन जी तथा अन्य विद्वज्जन शिक्षकगण जो कि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने आनंद कुमार स्वामी के ऊपर ये संगोष्ठी आयोजित की और आज उनके देहावसान का 75वां वर्ष है, तो इसलिए मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनका वंदन स्मरण करता हूँ। और जो विषय है कि आनंद कुमार स्वामी का कलाबोध, उसके ऊपर अपने कुछ विचार रखूँगा। आनंद कुमार स्वामी एक उद्भट विद्वान और विचारक थे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एनसाइक्लोपीडिक रेंज थी। वो एक विश्वकोश थे, क्योंकि कला, साहित्य, दर्शन, अध्यात्म, लोक कला, राजनीति, समाज व्यवस्था, जीवन के सभी क्षेत्रों पर उन्होंने असाधारण गति और असाधारण अंतर्दृष्टि से लेखन का कार्य किया। और इस प्रकार से 20वीं शताब्दी में इतना प्रोफाउंड, इतना गंभीर और इतना पेनिट्रेटिंग या इंसाइटफुल अंतर्दृष्टि संपन्न विचारक शायद बिरले ही हुए हैं। तो इस अर्थ में एक तो आनंद कुमार स्वामी की महत्ता है कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, और न केवल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बल्कि तमाम शास्त्रीय भाषाओं के ज्ञाता, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत, प्राकृत, इन सभी भाषाओं पर उनका अधिकार था। उनके वो अधिकार कोई एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉडिंग एक्वेंटेंस, केवल काम चलाओ ज्ञान नहीं, वो उनको साधिकार लिख सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। तो इसलिए वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। और क्यों ना हो, क्योंकि वो सर मुत्तुस्वामी जैसे बड़े विद्वान के पुत्र थे, क्योंकि मुत्तुस्वामी स्वयं, उनके जो पिता थे, वे स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी माँ की विलक्षणता के विषय में अभी प्रोफेसर शुक्ला जी ने प्रकाश डाला। 1877 में उनका जन्म हुआ और 1877 में अपने जन्म के बाद उन्होंने इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी की, वाइक्लिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। और वैसे तो उनके जो विषय थे वो बॉटनी और जियोलॉजी थे, और जियोलॉजी में ही डॉक्टरेट प्राप्त करने के सिलसिले में वो श्रीलंका गए और वहाँ जो अपना कार्य था एक जियोलॉजिस्ट का, उसके तहत जो फील्ड वर्क उनको करना था, उसी फील्ड वर्क के दौरान उनको श्रीलंका में कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कुछ प्राचीन कला वस्तुएँ प्राप्त हुईं, जिन पर वो मुग्ध हो गए। और फिर वो जो उनका जिस उद्देश्य से गए थे, वो उद्देश्य तो फिर गौड़ हो गया। और फिर उनकी रुचि सिंगली कला में और उस कला के पीछे जो समाज व्यवस्था थी, दोनों चीज़ें, क्योंकि जो कला होती है वो किसी समाज व्यवस्था की उपज होती है और समाज व्यवस्था किसी तत्व दृष्टि की उपज होती है। तो इसलिए उन्होंने सिंगली जो कला है और उस कला के पीछे जो समाज व्यवस्था और उसका जो तत्वशास्त्र
उस सब के ऊपर चिंतन मनन प्रारंभ किया। तो ये इस तरह से उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ आया कि वो एक रूटीन, एक एम्प्लॉयमेंट से हटकर एक अन्वेषक, एक शोधकर्ता, एक अध्येता के रूप में उन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया। और इस प्रकार से उनके जीवन का तो प्रारंभ होता है। और उसी दौरान उन्होंने ये देखा, सिलोन में रहते हुए, श्रीलंका का जो पुराना नाम है, कि श्रीलंका जैसे इतने समृद्ध देश में, जिसकी संस्कृति, जिसकी कला इतनी समृद्ध हो, उसके ऊपर इंग्लैंड का जो प्रभाव है वो बहुत तेज़ी से पड़ा है। और उसने उनकी अपनी जो मूल जड़ें हैं उसको विकृत करने का कार्य किया है। इस दृष्टि से उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, सिलोन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी। वो रिफॉर्म आजकल वाला नहीं है जिसको कि हम अपने देश में देखते हैं कि रिफॉर्म के नाम पर एंग्लिसाइजेशन हो रहा है, कि जो कुछ भी इंग्लैंड अमेरिका के पैटर्न्स हैं, आइडियल्स हैं, उनको सबको एडॉप्ट कर लेना। हम इसको आजकल रिफॉर्म कहते हैं, जाने में या अनजाने में। लेकिन उनके लिए रिफॉर्म था कि अपने मूल स्वरूप में वापस जाना, ये उनके लिए रिफॉर्म था। तो इस अर्थ में उन्होंने अपने, आजकल के अर्थ में रिफॉर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। रिफॉर्म का मतलब होता है कि जिस फॉर्म से हम डेविएट कर चुके हैं, भटक चुके हैं, उस मूल स्वरूप को पुनर्प्राप्त कर लें। और इस उद्देश्य से उन्होंने सोसाइटी का गठन किया कि किस प्रकार से सिंघली जो जीवन है, जो समाज की व्यवस्था है, जो उनकी कला की अकूत संपदा है, उसको सुरक्षित, संरक्षित किया जाए। और इस प्रकार से श्रीलंका अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो, और जो अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण जो उसमें विकृति आ गई हैं, उनसे उसको मुक्त किया जा सके। तो श्रीलंका में रहते हुए उन्होंने इस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद वो भारत के संपर्क में तो निरंतर थे ही, भारतीय संस्कृति से, उसकी सभ्यता से तो वो गहरे रूप से प्रभावित थे। और अपनी इसी खोज में वो टैगोर परिवार के संपर्क में आए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु जैसे लोगों के साथ के संपर्क में आए, शांति निकेतन गए। और जो बंगाल का लिटरेरी रेनेसां था, जो बंगाल का साहित्य और संस्कृति में जो एक पुनर्जागरण हो रहा था, और जो वहाँ पर एक स्वदेशी की भावना और आंदोलन विद्यमान थी, उसमें भी कुमार स्वामी ने योगदान किया, उसके भी साक्षी बने और उसमें भी वे सहभागी बने। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनके जीवन से ये संबंधित है। फिर वो इंग्लैंड भी गए कुछ वर्षों के लिए, और इंग्लैंड जो गए तो वहाँ पर उनका संपर्क किन लोगों से हुआ जिनका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ी भाषा के एक बहुत बड़े रहस्यवादी कवि हैं विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की कविताओं ने, रचनाओं ने उनको बहुत प्रभावित किया। विलियम ब्लेक की रचनाओं से जो आत्मा की अंतर्ध्वनि निकलती हैं, कुमार स्वामी उस पर मुग्ध थे। और विलियम ब्लेक के अलावा दो और उस समय के बड़े दार्शनिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी जो बड़े सक्रिय थे, एक तो जॉन रस्किन जो कि बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, और दूसरे विलियम मॉरिस। तो ये जो दो महान विभूतियाँ थीं, वे उद्योगवाद के विरुद्ध एक अभियान चला रही थीं कि किस तरह से इस औद्योगिक सभ्यता ने इंग्लैंड की जो समाज की व्यवस्था थी, जो परंपरागत समाज की व्यवस्था थी, उसको कितनी क्षति पहुंचाई है। और धीरे धीरे इंग्लैंड के तत्वावधान में ये उद्योगवाद विश्वव्यापी बन रहा है, ये भी उस समय स्पष्ट हो रहा था।
तो उन्होंने उस एंटी इंडस्ट्रियलिज्म के विचार को अंगीकार किया और यहीं से उन्होंने विलियम मॉरिस से वो सूत्र प्राप्त किया जो उनकी कला दृष्टि की आधारशिला बना, और वो सूत्र था इंडस्ट्री विदाउट आर्ट इज ब्रूटैलिटी, कि वो उद्योग जो कला विहीन है, जो कला नहीं है, वो तो ब्रूटैलिटी है, बर्बरता है। ये सूत्र जो था वो कुमार स्वामी को विलियम मॉरिस से प्राप्त हुआ था और ये उनके संपूर्ण विचार दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग बना। फिर जैसा कि अभी बताया गया कि 1917 में वो बॉस्टन म्यूज़ियम के क्यूरेटर अपॉइंट हुए और वो भी एक महती दायित्व था जिसको उन्होंने बहुत लंबे समय तक निभाया और जिसमें उन्होंने 3 मुख्य कार्य किए। पहला कार्य तो किया कि जो एशियन आर्ट्स थीं उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको पुनर्स्थापित किया और यूरोप को ख़ास तौर से बताया कि देखिए एशिया की जो कला है, विभिन्न प्रकार की चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला या यहाँ का जो संगीत है वो इतना विलक्षण है। तो एक तो उन्होंने एशियन आर्ट्स को रिहेबिलिटेट करने का काम किया बोस्टन म्यूज़ियम में रहते हुए। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा एकेडमिक कार्य किया, एक स्कॉलर वो थे ही, तो एक स्कॉलर के तौर से उन्होंने जो भी पूर्वी सभ्यताओं में की जो कला थी, एक तरह से आर्ट हिस्टोरियन की तरह से, और इसी तरह से प्री रेनेसां जो कला थी, पुनर्जागरण काल से पहले के यूरोप की जो कला थी, उसकी जो कला दृष्टि थी, उसका एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया। उसके ऊपर नोट्स लिखे, एसेज लिखे, उनको क्लासिफाई किया, उनको कैटलॉग किया, उनको एक्सप्लेन भी किया विभिन्न निबंधों के माध्यम से। तो एक क्यूरेटर के तौर से एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य कुमार स्वामी ने किया वो ये काम किया था। और फिर उन्होंने ये बताया कि कला जो है वो परंपरागत सभ्यताओं में अमूर्त में नहीं है, बल्कि वो किसी भी सभ्यता का, संस्कृति का एक अंग होती है। और सभ्यता और संस्कृति के जो आदर्श होते हैं, उनकी जो तत्वदृष्टि होती है, जो सम्यक कला होती है, वो उसी की अभिव्यक्ति होती है। कला को जो जीवन से आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, ये तो उन्होंने कभी जीवन में स्वीकार नहीं किया कि कला कला के लिए। उनका मानना था कि आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, कि कला जीवन के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोस्टन म्यूज़ियम के क्यूरेटर के तौर से इस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और बोस्टन म्यूज़ियम आज अगर इतना विस्तृत, विशाल और इतना प्रभावी है तो उसका बहुत कुछ श्रेय कुमार स्वामी को जाता है। 1917 के बाद कुछ उनके जीवन की धारा में परिवर्तन दिखाई पड़ता, जिसके अनेक कारण थे, उसमें उसका उल्लेख यहाँ पर करना बहुत विस्तार हो जाएगा। और वे तत्वशास्त्र और आध्यात्मिक विषयों की ओर मुड़ गए। मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल जो इश्यूज थे, अब वो ये उनको बहुत इंगेज करने लगे, इनकी तरफ उनका बहुत ध्यान आकर्षित हो गया। और ख़ास तौर से प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के जो धर्म दृष्टि, जो उसके ग्रंथ, उसकी स्क्रिप्चर्स, जो उसकी आध्यात्मिक संपदा, और इसी तरह से प्री रेनेसां यूरोप की जो संपदा, यानी यूनानी सभ्यता में, क्रिश्चियन सभ्यता में, और इधर फिर पूर्व में चीन की सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म, ये जो विषय थे, ये जो धर्म दर्शन से संबंधित विषय थे, कुमार स्वामी एक प्रकार से इनमें डूब चुके थे और इनमें उन्होंने विलक्षण लेखन किया। और आप जानते हैं कि अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने
ऐसे मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल विषयों पर उन्होंने अनेक श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की है। तो ये, और इस दौरान वो किन विद्वानों के से विशेष प्रभावित हुए विश्व इतिहास के? प्लेटो से बहुत प्रभावित थे। प्लॉटिनस जो कि नव प्लेटोवादी विचारक था, बोथियस, सेंट ऑगस्टीन, सेंट एक्विनास, मिस्टर एकार्ट जो कि जर्मनी का एक बहुत बड़ा मिस्टिक था, रहस्यवादी था, शंकराचार्य, लाओ त्से, नागार्जुन, उनके अगर आप इन ग्रंथों को पढ़िए तो आप देखेंगे कि बड़ी प्रचुर मात्रा में इन विद्वानों के उद्धरणों के को लेकर उन्होंने किसी विषय का प्रतिपादन किया और वे हमेशा मूल ग्रंथ को पढ़ते थे। और जैसा मैंने बताया कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जितनी थीं उस पर उनका असाधारण अधिकार था। तो इसलिए वेदांत, खासतौर से वेदांत और कैथोलिक स्कॉलिस्टिसिज्म, इस पर उन्होंने बहुत लेखन किया। और जैसा कि अभी प्रोफेसर शुक्ला ने बताया कि जब वो 47 में उनका देहांत हुआ तो वो भारत आकर जो एक काम करना चाहते थे वो उपनिषदों का अनुवाद करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने इस दिशा में काफ़ी काम किया था। तो इस प्रकार से ये उनके जीवन के कुछ मुख्य पक्ष रहे जिनका कि उल्लेख मैंने किया। दूसरा जो उनका पक्ष है वो विचार पक्ष है कि उनका जो दर्शन है, उनका जो विचार पक्ष है वो क्या है। और जैसा कि मोहम्मद हुसैन नस्र जो कि स्वयं एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, समकालीन दार्शनिक हैं परंपरागत जीवन दृष्टि के, तो उन्होंने लिखा है कि कुमार स्वामी की जो रचनाएं हैं उसमें टाइमलेसनेस है, एक शाश्वतता है। वो शाश्वतता इसलिए है क्योंकि वो शाश्वत पर ही विचार करते हैं। His works possess a timelessness which flows from their being rooted in the eternal present। तो ये कुमार स्वामी की विलक्षणता है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो दौर था जबकि रडयार्ड किपलिंग कहते थे, रडयार्ड किपलिंग जो कि अंग्रेज़ी के बहुत बड़े कवि हुए और जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है द ईस्ट इज़ ईस्ट, द वेस्ट इज़ वेस्ट एंड द ट्विन शैल नेवर मीट, कि पूर्व और पश्चिम में कोई मिलन बिंदु नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुमार स्वामी ने कहा कि नहीं, दोनों सामान्य हैं। अगर आप आधुनिक यूरोप को छोड़ दीजिए, पोस्ट रेनेसां यूरोप को छोड़ दीजिए, जो कि यानी क्योंकि आधुनिकता को तो वो कहते हैं कि एक मर्डरस सिविलाइजेशन है, ये तो एक आत्मघाती सभ्यता है। ऐसी सभ्यता तो मानव जाति के इतिहास में कभी हुई ही नहीं, अगर इसको सभ्यता कहा जाए तो। आधुनिकता के लिए उन्होंने एक बड़ी कड़ी शब्दावली का प्रयोग किया है कि इट इज़ ए मर्डरस सिविलाइजेशन विदाउट कॉन्शियंस और आइडियल्स। ना इसके पास आत्मा है, ना इसके पास आदर्श है। लेकिन जो प्री रेनेसां सभ्यताएं थीं यूरोप की, उनके प्रति उनके मन में बहुत आदर, सम्मान और आकर्षण था। तो वो जो क्लासिकल ग्रीस है या जो क्रिश्चियनिटी है, या अगर पूर्व में देखिए तो जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, या भारत में देखिए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन हुआ, वो ये मानते हैं कि ये सारे सभ्यताएं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, यानी जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस हैं, ये सब ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस हैं, इनका जो सोर्स है वो ट्रांसेंडेंटल है, किसी पराभौतिक शक्ति की सत्ता पर आधारित ये सभ्यताएं रहीं और यहाँ की जीवन दृष्टि रही। ये उनके बीच एक सामान्य बात है, कॉमन चीज़ है। वो चाहे यूनान हो, प्राचीन यूनान हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो
जिसको हम लोग पारसी धर्म कहते हैं, जो कि पर्शिया में, ईरान में जो पारसी धर्म जिस रूप में था, वे सब जो हैं वो एक ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स थीं। वे एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां हैं, क्योंकि अगर आप उनको गहराई से देखिए तो उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। भारत में हो चाहे यूनान में हो, ये तो भली प्रकार से हम लोग जानते हैं कि प्लेटो के ऊपर तो उपनिषद के दर्शन का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इसी तरह से अगर आप ईसाई दार्शनिकों को पढ़िए तो आप उसमें देखेंगे कि कभी अक्सर ऐसा लगता है जैसे आप किसी भारतीय विद्वान का या किसी भारतीय मनीषी के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो पक्ष है कुमार स्वामी का, इसलिए उनके लिए कई विद्वानों ने कहा है कि वो आर्ट हिस्टोरियन कहना तो उनका अंडर इवेल्युएशन है। वो पेरेनियलिस्ट मेटाफिजिशियन है। वो एक ऐसे तत्वशास्त्री हैं जो पेरेनियल की व्याख्या करते हैं, जो शाश्वत के व्याख्याता हैं, और उस शाश्वत की खोज वे हर सभ्यता में तलाश करते हैं और ये मानते हैं कि हर सभ्यता उसी शाश्वत तत्व के ऊपर प्रतिष्ठित रही है, जितनी भी ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस रही हैं। तो इसलिए यानी वहाँ की जो सभ्यताएं रहीं वे तत्वशास्त्र और धर्म को केंद्रित करके बनी हैं। वे आजकल की तरह सेक्युलर सिविलाइजेशंस नहीं थी। धर्म का परित्याग करके या धर्म को मार्जिनलाइज करके बनी सभ्यता नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने भी इस आधुनिक सभ्यता को आसुरी सभ्यता इसीलिए कहा। तो इस आधार पर वो ये मानते थे कि ये जो पेरेनियल फिलॉसफी है ये इन सारी सभ्यताओं के मूल में विद्यमान है। ठीक है, वो कहने का अंदाज अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी इमेजेस हैं, सबके अपने अपने सिंबल्स हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इन सब के मूल में देखें तो वही शाश्वत दृष्टि इनमें सब में विद्यमान है। इसलिए ये जितनी भी सभ्यताएं हुई, इनको अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए यही है कि जितनी भी ट्रेडिशनल कल्चर, ये सब जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, सिंबल्स हैं, उनका सोर्स कोई ट्रांसेंडेंटल है, कोई परा भौतिक सत्ता या कोई परा भौतिक शक्ति उसका स्रोत है। Perennial philosophy is the common metaphysical ground of the traditions of East and West. इसलिए अगर ईस्ट और वेस्ट को आप इस तरह से देखेंगे तो दोनों में बहुत कुछ सामान्य है, दोनों में बहुत सारे मिलन बिंदु हैं। वो रडियार्ड किपलिंग की तरह स्थिति नहीं है कि दोनों कभी मिल नहीं सकते। दोनों की सभी ईस्ट और वेस्ट जो है वो बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स पर इस्टेब्लिश्ड हैं। और इसलिए उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसको मैं उद्धृत करता हूँ। देयर आर टू डिफरेंट consequences of the contact between East and West. पूर्व और पश्चिम के मिलन के दो भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम रहे हैं। जिन लोगों ने पूर्व और पश्चिम को केवल ऊपरी सतही दृष्टि से देखा, उनके लिए तो ईस्ट और वेस्ट दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग बिंदु हैं जो कभी मिल नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट के तात्विक आधार को जाना समझा, वो ये मानते हैं कि ये एक ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, इनमें तात्विक रूप से कोई भेद नहीं। तो वो कथन ये है, देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। वन कैन बिकम ए क्वेयर मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। जिन लोगों ने सतही रूप से देखा, उन्होंने पूर्व और पश्चिम का अजीबो गरीब घालमेल बना के हमारे सामने पेश कर दिया। आउट ऑफ प्लेस एवरीवेयर।
ऐसे लोगों का कहीं ना पूर्व में तादात्म्य बनता है ना पश्चिम में तादात्म्य बनता है। एट होम नोवेयर, ऐसे लोग पूर्व में भी स्ट्रेंजर हैं, पूर्व के लिए भी स्ट्रेंजर हैं और पश्चिम के लिए भी स्ट्रेंजर हैं। जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के स्वरूप को सतही दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से देखा, वो नहीं समझ सकते पूर्व पश्चिम की तात्विक एकता का। लेकिन जिन्होंने इसको ऐसे देखा, तात्विक दृष्टि से देखा, दे कैन फाइंड देमसेल्व्स इन प्लेस एवरीवेयर, एट होम एनीवेयर, कि उनके लिए पूर्व और पश्चिम, वे पूर्व में भी आनंद में हैं, पश्चिम में भी जाएंगे तो वहाँ भी उनको आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि संपूर्ण सभ्यताओं का, इन सभी परंपरागत सभ्यताओं का जो सोर्स है वो एक ही है। तो ये आनंद कुमार, और यही जो मेटाफिजिकल ग्राउंड है, यही उनकी कला दृष्टि का भी आधार है। क्योंकि कला पर, साहित्य पर जो कुछ भी उन्होंने लिखा और बड़ी प्रचुर मात्रा में लिखा, तो वो कला को एपिफेनी मानते हैं। एपिफेनी एक टेक्निकल टर्म है, यानी आर्ट इज ए ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, कि जो कला है वो एक ट्रांसफॉर्म करने वाली शक्ति होती है, परिवर्तन करने वाली शक्ति होती है। और परिवर्तन करने वाली शक्ति होती है, अगर ऐसा है कला के विषय में, तो सवाल ये उठता है कि जो आधुनिक कला है वो क्या है? तो वो पोस्ट रेनेसां आर्ट के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, कि जहाँ जो ह्यूमैनिज्म से शुरू हुई, ऐसा ह्यूमैनिज्म, ऐसा मनुष्य जिसने अपने को डिवाइन सोर्स से काट दिया था, तो ऐसा मनुष्य जो है वो सही अर्थ में मनुष्य नहीं रहा। क्योंकि जो मैन इन मैन, ये जो एक पुरानी धारणा थी कि हमारे अंदर जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, वस्तुतः हमको मनुष्य वो बनाता है, और अगर हम उससे विलग हो गए, उससे पृथक हो गए, तो फिर किस प्रकार के मनुष्य हैं हम, ये एक विचार करने की बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमैनिज्म आया पुनर्जागरण काल में, वो बहुत जल्दी इसीलिए न्यूडिज्म में परिणत हो गया, और फिर तमाम नई प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और किस किस तरह की काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तमाम एक्सपेरिमेंट्स हुए। और वो एक्सपेरिमेंट्स और कुछ नहीं थे, तथाकथित कलाकारों की अपनी प्राइवेट विजन्स थीं, उनकी अपनी इंडिविजुअल वैगेरीज थीं, उनकी अपनी इंडिविजुअल फैंसीज थीं, और इसलिए उसको कला नहीं कह सकते। क्यों? और इसीलिए उनको इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि हर एक कला वस्तु आप, और इसलिए उसमें ना रूप है, ना आकर्षण है, ना सौंदर्य है। जबकि कला जो है उसकी विषय वस्तु रूप में श्री और सौंदर्य जो विद्यमान है उसको अभिव्यक्त करना होता है। जो प्राइवेट विजन्स हैं किसी आर्टिस्ट की, उनकी जो अपनी इंडिविजुअल वैगरीज हैं, या जो उनके अपने इंडिविजुअल प्रेडिलेक्शंस हैं, वो तो जो है वो हमारे जीवन को एक एब्स्ट्रैक्शन में, एक ऐसे अंधी गुफा में डाल देते हैं कि जहां हमको ना कोई प्रकाश मिलता है, ना कोई अवलंब मिलता है। इसलिए ही वॉज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न आर्ट्स। और इसी आधार पर तो फिर कला क्या है? कला, और वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ अध्यात्म शास्त्र में कहा गया कि जो इस माया जगत को पेनिट्रेट करके इसके पीछे विद्यमान ब्रह्म की सत्ता को देखता है, वह ज्ञानी है। उसी तरह से जो सच्चा कलाकार, जो ट्रू आर्टिस्ट होता है, वो इस एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाकर उसका ऑब्जेक्ट उसको तलाश मिलता है, उसका जो
ऑब्जेक्ट है आर्ट का, वो उसको इस दृश्य जगत से परे जाकर मिलता है। इस नेचर को देखकर, इस मनुष्यों को देखकर कितनी भी बार देखे, और इसलिए वो शुक्र नीति सार को बार बार उद्धृत करते हैं कि आप प्रकृति को देखते रहिए, मनुष्यों को देखते रहिए, और उसके आधार पर आप समझें कि आप किसी कला वस्तु का सृजन कर सकते हैं, श्रेष्ठ कला वस्तु का। तो आपका भ्रम है। क्यों? क्योंकि कला, शाश्वत कला का सृजन तो, सौंदर्य और श्री प्रदान करने वाली कला का सौंदर्य का सृजन तो तभी होता है कि जब इस जगत के परे जाकर जो परम सौंदर्य का केंद्र है, उस तत्व को जब आप देखते हैं और उस तत्व को आप अपनी कला में आधान करते हैं, उसको आप अभिव्यक्त करते हैं, तब श्रेष्ठ कला का सृजन होता है। दिस इज ट्रू आर्ट। ये सम्यक कला है। तो रूप केवल रूप का वर्णन करना नहीं, किसका रूप? जिसको कविवर बिहारी ने कहा, मैं समझो निर्धार ये जग कांचो कांच सो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबत लखियत जहां। उस रूप का ये प्रतिबिंब है, और उस रूप का आधान करना, उसको अभिव्यक्त करना, ये कला है। जिसको अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी इसको इसी तरह से कहा कि कला जो है वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा ईश्वर जन सामान्य से संवाद करता है। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने एक प्रसिद्ध निबंध में इस प्रकार की बात कही। तो इस आधार पर वो ये मानते हैं कि कला जो है वो कैथार्सिस है, सब्लिमेशन है। क्योंकि जब ये दिव्यता प्रेरक तत्व बनती है, तब उस कला की सृष्टि होती है जो कि आपको शुद्ध बनाती है, आपके भाव जगत को, उसको सब्लिमेट करती है, उसका उन्नयन करती है। कला का काम भाव जगत को सौंदर्य से, रस से पूर्ण करना होता है। और दूसरे किसी तरीके से वो नहीं हो सकता है। आप सांसारिक वस्तुओं को विषय वस्तु लेकर कभी भी भाव जगत को उस प्रकार से शुद्ध नहीं कर सकते। तो कला जो है वो भाव जगत के शुद्धिकरण, उसके कैथार्सिस का, जो अरस्तु ने जो टर्म प्रयोग किया, या उसके सब्लिमेशन का, जो प्लेटो का शब्द है कि उसके सब्लिमेशन का तरीका है। ये जैसे कि अभी मैंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। मनुष्य में श्रेष्ठ भावों का उदय, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व का उदय। अगर हम पशु बन जाएं कला को देखकर या सुनकर, या हमारे भाव कुभाव में परिणत हो जाएं, तो फिर ये कहाँ से कला हुई? इसको आप कला कैसे कह सकते हैं? जिससे हमारी इंद्रियां, हमारा मन चंचल हो जाए, वासना युक्त हो जाए, वासना में फंस जाए, तो ये तो कला का उद्देश्य नहीं। जो ट्रेडिशनल आर्ट है या जो भारतीय कला दृष्टि है, वो इस प्रकार की कला को तो स्वीकार नहीं करती। हाँ, उन्होंने मुगल काल के कला के विषय में लिखा कि जो मुगल काल की कला थी उसमें ज़रूर बादशाह और उनके दरबार की और उस समय के समाज के चित्र बनाए जाते थे। पोर्ट्रेचर जो होता था वो उसका चित्रण होता था। लेकिन जो भारतीय कला है वो इस प्रकार की नहीं, और न इस प्रकार की कला दृष्टि आपको, इसलिए वो कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को उद्धृत करते हुए, द इसेंशियल फंक्शन ऑफ आर्ट इज टू इंटरप्रेट गॉड टू ऑल। ये कला का इसेंशियल फंक्शन है। अब उन्होंने भारतीय कला की जो विभिन्न शैलियां हैं, जैसे कि राजपूत कला, पहाड़ी कला या सिंहली कला या मुगल कला, इनके ऊपर भी विचार किया है।
इनके ऊपर भी ग्रंथ रचना की है। और साथ साथ अन्य सभ्यताओं में जैसे कि उन्होंने यूनानी कला, मध्ययुगीन ईसाइयत की जो कला दृष्टि थी, या जो बौद्ध या चाइनीज़ आर्ट्स हैं, इन सब के ऊपर भी उन्होंने विचार किया है, इन सब के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो कहने का आशय ये है कि कुमार स्वामी की कला दृष्टि और उनकी जो तत्व दृष्टि है, उसके बीच एक अभिन्न संबंध है। और ये कुमार स्वामी की नहीं, बल्कि ये भारतीय कला दृष्टि है, या ये सभी परंपरागत सभ्यताओं की कला दृष्टि है कि वहाँ पर कला जो है वो तत्व चिंतन का एक रूपात्मक या रसात्मक उपाय होता है। तो इसलिए उसमें कॉन्टिन्यूटी है और यहीं पर उसकी महत्ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आनंद कुमार स्वामी 20वीं शताब्दी के एक ऐसे मनीषी थे जिन्होंने कला के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व योगदान दिया ही, बल्कि जिन्होंने परंपरागत सभ्यताओं के मूल तत्व को उद्घाटित किया, उद्भासित किया, और आधुनिकता के मोहपाश में फंसे मनुष्य को ये बताने का प्रयास किया किस प्रकार से आधुनिक सभ्यता एक पैशाचिक सभ्यता है या एक आसुरी सभ्यता है। क्योंकि जो मानवीय जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं। आपने आमंत्रित किया और अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।